हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो भारतीय वन का प्राथमिक गणित है उसका अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और ये है इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो। और इस पार्ट फर्स्ट वीडियो में देखिए हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी बात होगी वो हम लोग कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर कि परिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि आपको ये जो क्वेश्चंस परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं आपको पता होगा, लेकिन आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी संख्या को यदि p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, या फिर रेशनल नंबर्स कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर p और q पूर्णांक होगा, मतलब कि p और जो q होगा वही कोई संख्या हो सकता है, एवं q जो होगा वो नो इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब क्या होगा, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल की दृष्टि से समझाती हूँ। मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या लेते हैं, यहाँ पर हम 1 लेते हैं। अब यहाँ पे 1 हमारी चूंकि कौन सी संख्या है, आपको पता होगा कि 1 हमारी प्रकृत संख्या है। मैं इसीलिए वो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैं यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखी हूँ क्योंकि आपको पता होगा किसे कहते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी बातें बताई गई है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 हमारी एक प्रकृत संख्या है। तो देखिए प्रकृत संख्या किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। तो ये प्रकृत संख्या, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं ना, या फिर 2 दे सकते हैं ना। देखिए यदि हम मान लीजिए हम 2 रखे हैं 1/2, तो देखिए जहाँ पे 1 क्या है हमारे p है और q हमारे क्या है, सॉरी 2 क्या हमारे q है, तो इसको p/q के रूप में हमने लिख ली है यहाँ पर। तो वही हमारा कह रहा है कि यहाँ पे जो q होगी ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब जो 2 हुआ इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1/0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा 0 लिखा गया है, तो 0 को हम तो 0 से इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या हो सकता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि q जो होगा वो इक्वल, मतलब कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यही हमारा ये कह रहा था। तो देखिए वैसे आपको समझ में आज अच्छी तरीके से आ गया होगा कि p/q के रूप में यदि यहाँ पे जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब बताइए, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं 1/2, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कैसे कर देते हैं कि 4/0। अब बताइए ये परिमेय संख्या है, नहीं परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो q के रूप में दिया गया वो 0 के बराबर यहाँ पर है। लेकिन हमारा परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या कहता है कि जो q होगा ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमारा परिमेय संख्या का डिफिनेशन ये कहता है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इतनी बताई हूँ कि यहाँ पर परिमेय संख्या एग्जाम्पल 1/2 हो सकता है। मतलब कि बट्टा में ये याद रख लीजिए कि बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। बट्टे में कोई भी संख्या हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। लाइक दैट एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूँ कि -3/4 और मान लीजिए 8/6 है ना। इस तरीके की संख्या हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए आई होप कि आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो लिखा गया है परिमेय संख्या से ही रिलेटेड है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या नहीं तो अशांत होगा। मतलब कि अशांत को हम लोग कह सकते हैं अनवसानी, आवर्ती भी होता है। अब यहाँ से आपको समझ में थोड़ी सी डिफरेंस हो गई होगी, मतलब कि आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है कि परिमेय संख्या का दशमलव, मान लीजिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या 1/2 है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि परिमेय संख्या हमारा कितना है, 1/2 है। मान लीजिए कि परिमेय संख्या 1/2 है। अब इस 1/2 का दशमलव प्रसार, मतलब कि दशमलव में हमको इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, दशमलव में यदि हमको इसको लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, जो q दिया गया है उस q से 1 में भाग डाल दीजिए। मतलब कि इस तरीके से 2 से हमारे 1 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो होगा तो नहीं, तो यहाँ पर 0 दशमलव यहाँ पर 0 डालेंगे तो फिर 2×5 = 10 हो जाएगा। तो देखिए हमारा शेषफल कट गया। तो जब अगर हमारा शेषफल में 0 आ रहा है, मतलब कि शेषफल हम
आप बोल सकते हैं कि शेषफल हमारा पूर्ण तरीके से कट जा रहा है, तो ये दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और यदि इसको भाग दे रहे हैं Q से, P में भाग दे रहे हैं, लेकिन शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो वो हमारा अशांत हो जाएगा। तो देखिए ये तो एक विधि हुई किससे, भाग देकर। इस भाग विधि द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत है या अशांत है, ये तो आप देख सकते हैं। लेकिन यदि कहीं पर दे दिया जाए कि हमको इसको क्या करना है, भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताइए कि ये परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत है या अशांत है, उसमें कैसे करेंगे। देखिए उसमें हमको पता होता है कि P बट्टे Q, जहाँ पे Q जो होगा वो इस रूप में होगा 2 के पावर n गुने 5 की पावर m। मतलब क्या हो, इसकी पावर में कोई प्रकृत संख्या होनी चाहिए और लेकिन 2 और 5 होनी चाहिए। इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं। अभी बस हम लोग को ये डिस्कशन यहाँ पे करेंगे कि दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए यदि हम एग्जाम्पल 1/2 का लेते हैं, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गया। इसका दशमलव हमने अभी ही निकाली हूँ कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.5। क्या हो जाएंगे, 0.5। यही हो गया हमारा दशमलव प्रसार। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए 3/-4 डाला गया है, तो इसका भी दशमलव प्रसार आप ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो यही हमारी हो गई दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 4/3 दिया, इसमें भी क्या करेंगे, 4 से 3 में डिवाइड करेंगे। तो जब हम 4 से 3 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट हमको यहाँ पर 0 डालेंगे, तो यहाँ पे 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, यहाँ पर 2 बच जाएंगे, फिर कैंसिल, फिर यहाँ पर 0, फिर 4 छके 24 और 4 पंचे 20, यहाँ पर 4 पंचे 20। देखिए हमारा कैंसिल हो गया। तो शेष फल में हमारा कितना आया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दशमलव प्रसार हमारा कैसा है, इसका दशमलव प्रसार हमारा शांत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बराबर में 0.75। अच्छा आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर दशमलव लगाया हुआ है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती उसको बारी बारी से पढ़ते हैं या इस तरीके से पढ़ते हैं 0.75। इसको 0.75 पढ़ना गलत माना जाएगा। अगर इसको इस तरीके से पढ़ेंगे 0.75 या फिर 0.75 तो आपका सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा। कहीं पर भी अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या दिया गया है तो उसको आपको बारी बारी से पढ़ना है। लाइक इस तरीके से 0.75, यहाँ पर 0.5, ठीक है ना। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूँ। 11/3 दिया गया है। अब 11/3 को आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा, 3.666। अब इतनी आती जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब 6 जो है वो बार बार आती जा रहा है। मतलब क्या, इस तरीके से यदि मान लीजिए हम 3 से 11 में डिवाइड दे रहे हैं तो 3 3 9, फिर 9 10 11, हमारे यहाँ पर 2 बच जाएगा। फिर दशमलव 0 दीजिए, फिर 3 छक 18, फिर देखिए हमारा 2 आ गया। फिर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर 0 देंगे, फिर 3 छक 18 आएगा। फिर यहाँ पर हम करेंगे तो फिर हमारा 2 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या, बार यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब 6 जो है वो बार बार आ रहा है। तो बताइए ये जो हमारा 11/3 होगा, ये इसका दशमलव, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, बताइए। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्यों अशांत होगा, क्योंकि देखिए 6 की पुनरावृत्ति बार बार आए, मतलब तो हमें तो ये तो नहीं पता है कि 6 कितनी बार है, 5 बार इधर 6 है कि यहाँ पे मतलब कि 7 बार 6 है, ये तो हमको नहीं पता है। इसीलिए ये हमारी क्या हो जाएंगी, अशांत आवर्ती की हो जाएगी। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी यहाँ पर कि कोई भी परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या तो अशांत हो सकता है। तो या थी मतलब कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी दिया हो कि अनवसानी, मतलब इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी है, तो आपको समझ जाना है कि अनवसानी मतलब कि अशांत आवर्ती है ना। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए हमारा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स। देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ध्यान दीजिए। और उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं जहाँ पे PQ पूर्णांक है, मतलब PQ जो होगी वो कोई मतलब कि संख्याएं होगी, और जहाँ पे जो Q होगी ना वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √4 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि √2 एक कौन सी संख्या है, तो आप बताएंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। √4 कौन सी संख्या है, तो आप बताएंगे √4 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों परिमेय संख्या होगी,
देखिए √4 को आप लिख सकते हैं ना, √4 का स्क्वायर कीजिएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर तो आपका 4 आ जाएगा। तो यही तो √4 हमारी एक परिमेय संख्या हो गई यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे जो 4 होगी ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो √2 फिर √3 फिर √5 √6 ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब ये किस तरीके से अपरिमेय संख्या है ये भी हम लोग इसी चैप्टर में आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या किस वे का होता है। तो यहाँ पे √6 हो गया, फिर √8 होगा, फिर √9 नहीं होगा। फिर √9 क्यों नहीं होगा, देखिए √9 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको √9 आएगा, इसीलिए √9 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हमने यहाँ पर √9 नहीं लिखी हूँ। फिर √10 आ जाएगा, फिर √11 हो जाएगा, फिर √12 भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, आदि कर दीजिए, मतलब कि इत्यादि हो गया, है ना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट अपरिमेय संख्या से रिलेटेड है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी, मतलब कि अशांत आवर्ती होगा या फिर हाँ, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत ही होता है। क्योंकि कैसे, देखिए हमारा √2 हमारे यहाँ पे लिख दिए हैं कि √2, अब √2 का वैल्यू 1.4, यहाँ पे 1 यहाँ पे दे सकते हैं आप 4। जब आप √2 का वर्गमूल निकालिएगा ना इस तरीके से, आई होप कि आपको पता होगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बताती हूँ कि √2 है ना, तो √2 को इस तरीके से वर्गमूल आप निकालिए कि 1 से 1 लगाइए तो यहाँ पर 1 हो गया, है ना। फिर इस तरीके से, तो इस तरीके से आप इसको निकालिएगा तो यहाँ पर 1.414 और भी संख्याएं आएगी। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बढ़ती ही चला जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हम पूर्ण संख्या से ही लिख देते हैं तो 4 2 फिर हम 1 फिर 3 5 फिर यहाँ से बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए इसका कहीं पर भी मतलब कि इसका अंत हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये बढ़ता ही चले जाएगा। तो इसका भी यहाँ पर ये भी डिफाइन नहीं किया गया है कि ये इसकी 4 की पुनरावृत्ति हो रही है कि 5 की पुनरावृत्ति हो रही है कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, ये भी डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ पर बस डॉट डॉट दिया गया, मतलब कि ऐसी बहुत सारी संख्या यहाँ पर हो सकती है। तो इसका दशमलव प्रसार बताइए कैसा हो सकता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत ही होगा, आपको ध्यान ये रखना है। तो यहाँ पर कर सकते हैं इत्यादि, इत्यादि कीजिए या फिर आदि कीजिए, दोनों का मीन्स एक ही है। अब चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो रियल नंबर्स अंग्रेजी में कहते हैं उसे। तो परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब तो इसका एग्जाम्पल आप दे ही सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या होगा या फिर कोई अपरिमेय संख्या होगा, अगर दोनों की यदि ऐड कर दीजिएगा तो आपका वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। मान लीजिए हम कोई ले लेते हैं यहाँ पर 2 जो कि एक सम संख्या सॉरी परिमेय संख्या है और प्लस में मान लीजिए √3, तो बताइए यह एक वास्तविक संख्या हुआ कि नहीं हुआ, जरूर हुआ ना, क्योंकि हमें हमारा एक परिमेय संख्या भी है और एक अपरिमेय संख्या भी है। तो ये दोनों हमारी कौन सी संख्या होगी, यदि दोनों को ऐड कर देंगे इस तरीके से तो हमारी वास्तविक संख्या हो गया। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इन्हें याद रखिए, मोस्टली इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला दिए गए हैं, जो कि इस फॉर्मूला का आप यूज बहुत इस चैप्टर में जब पर भी आप क्या कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इस फॉर्मूला का यूज बहुत जगह पर आप कीजिएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया कि भाग एल्गोरिदम को ही हम लोग कहते हैं यूक्लिड का भाग लेमा। तो भाग एल्गोरिदम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B, जहाँ a को भाज्य तथा b को भाजक तथा q को भागफल और r को शेषफल कहते हैं। यहाँ पर जो आपको a दिख रहा है ये हमारी क्या है, हमारी भाज्य है, b क्या है, हमारी भाजक है, और q क्या है, हमारी यहाँ पर जो q है वो हमारे भागफल हैं, और r हमारी क्या है, शेषफल है। इसको भाषा हम लोग कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये तो आपको पहले से पता होगा, जब आप क्लास 8th 9th में पढ़ते होंगे तब पर भी आपको पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं भाग एल्गोरिथम की सहायता से। तो देखिए a को भाज्य कहते हैं, यहाँ पर b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल। तो a बराबर में BQ प्लस R हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमारा सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि a बराबर में BQ प्लस R। देखिए इसका अगर a बराबर BQ प्लस R है, इस रूप में हमारा क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसा कि मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं कि यदि फॉर्मूला कि a बराबर BQ प्लस R दिया गया है, जहाँ पे मौसा जो होगा वो a भी हो सकता है और उसका मौसा जो होगा BR होगा। कैसे, देखिए यदि आप प्रश्नावली इसका a का a बनाइएगा पर वास्तविक संख्या से रिलेटेड, तो आपको एक क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरीके से कि 92 इजकल टू, मैं आपको दिखाई देती हूँ बुक में। देखिए
यहाँ पर सेकंड नंबर फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन बुक में देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये है 92 इजकल टू 12 गुने 7 प्लस 8, मतलब कि a बराबर बी क्यू प्लस 8, मतलब कि a बराबर बी क्यू प्लस 8, जहाँ पे a के रूप में 92, b के रूप में 12 और यहाँ पर q के रूप में 7 और r के रूप में 8 दिया गया है। इसका मौसा हमारा इतना दिया गया है और फिर इसका मौसा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए मैं आपको यही फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताई हूँ, यदि a बराबर बी क्यू प्लस 8 दिया गया है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर तो a बराबर में बी क्यू प्लस 8 तो दिया गया है। देन फिर बोला है कि मौसा उसका ए भी होगा, तो देखिए मौसा यदि मान लीजिए ए है और ये बी है ना। देखिए यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं ए और ये है बी, तो ए भी हो सकता है, तो 92 और 12, तो देखिए यहाँ पर भी 92 और 12 दिया गया। फिर उसका मौसा क्या होगा, तो देखिए उसका मौसा के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है बी आर, तो इसके लिए बी हमारा 12 और आर हमारा 8 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 और 8 है ना। तो इसी तरीके से हमारा वहाँ पे वो फॉर्मूला दिए गए हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे मौसा अगर ए बी रहेगा तो उसका मौसा बी आर होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। देखिए हमारा तीसरा नंबर फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, ये कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा तीसरा नंबर दिया गया कि महत्तम समापवर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिदम के प्रयोग से हमारा पहला क्वेश्चन दिए गए हैं कि 867, ये आपको एक तरीके से बोल सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्मूला के अनुसार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे 6 है, तो महत्तम समापवर्तक मतलब कि मौसा निकालना है इसका, और किसके प्रयोग से, तो यूक्लिड का एल्गोरिदम के प्रयोग से, मतलब वही कि भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका प्रयोग से हमको इसको बोल सकते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा 867 और 255 यहाँ पर दिया गया है। 867 और 255 में इसको आपको क्या करना है कि यूक्लिड का एल्गोरिदम के प्रयोग से आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम इसको देखिए लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें से क्या करना पड़ता है, आप जब इस प्रश्नावली ए का ए जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला मतलब क्वेश्चंस दिखेंगे कि यूक्लिड के एल्गोरिदम से इसको मौसा ज्ञात करें। क्वेश्चंस इस तरीके से दिए रहते हैं और आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपको हम यहाँ पर बताती हूँ कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर दो आपको मतलब कि संख्या दी होगी कि 867 इसके रूप में कोई भी संख्या, फिर 255 के रूप में कोई भी संख्या दी होगी। तो आपको क्या करना है, इस दोनों में से जो बड़ा होगा, देखिए 867 और 255 इस दोनों में से बड़ा कौन है, तो आपको पता होगा कि 867 बड़ा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि चूंकि सबसे बड़ा पूर्णांक इजकल टू बड़ा पूर्णांक कौन सी है बताइए, 867 है। तो 867 हमारा बड़ा पूर्णांक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर यूक्लिड के भाग लेमा से, यहाँ पे लिख सकते हैं आप भाग लेमा से आप क्या समझते हैं, वही भाग लेमा मतलब कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्मूला के यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, यही हमारा लिख सकते हैं भाग लेमा कहीं पर लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज किया गया है। तो जहाँ पर क्या होगा, ए के रूप में हमारी 867 होगी, क्या होगी 867, ए के रूप में हमारी 867 लिखेंगे, जो सबसे बड़ा पूर्णांक रहेगा वही हमारे ए के रूप में लिखेंगे। और बी के रूप में कौन सी संख्या लिखेंगे, इस बी के रूप में हम जो यहाँ पर 255 दिया गया है वही संख्या हम इसके रूप में लिखेंगे 255। देखिए फिर प्लस में यहाँ पर Q हो गया, फिर प्लस में R हो गया। अब इसका मतलब क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए 867 इजकल टू 255 प्लस Q प्लस R। अब हमको क्या करें, इसका मौसा ज्ञात करनी है। तो मौसा कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो सबसे बड़ा पूर्णांक दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। 867 में 255 से हमको डिवाइड करना है, कितने से, 255 से डिवाइड करना है। तो बताइए 255 को कितने से लगाएंगे, तो इससे हो जाएगा। तो 255 को 3 से गिना मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 दिए 15 के 5 हाथ में 1, 5 ये 15 1 16 के 6 हाथ में 1 और 2 6 1 7, तो 765 हमारा हो गया। तो 7 में से 5 को गया तो यहाँ पर 2, फिर ये कैंसल 0 और 8 में 7 के 2। देखिए शेषफल हमारा मतलब कि कट नहीं रहा, शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा है। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 867 इजकल टू 255 और इस Q के रूप में, चूंकि हमारा Q भागफल होता है ना, तो Q के रूप में हम 3 डालेंगे। तो यहाँ पर Q के रूप में 3 और R हमारा शेषफल, तो शेषफल के रूप में 103।
तो 102 102 लिखेंगे। अब बोलेंगे यहाँ पर और भाग नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको इस तरीके से क्वेश्चंस बोल रहा है कि हमको कि महत्तम समापवर्तक यूक्लिड का एल्गोरिथम के प्रयोग से सॉल्व करने के लिए, तो अब बस आपको क्या करिए, एक बार इसको भाग लगाइए और जितना शेषफल आता है उसको भी लिखिए और जहाँ पे भागफल आता है वो लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल पूर्ण रूप से नहीं कटा है, यहाँ पर मतलब कि आर के रूप में हमारा 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि इस क्रिया को हम लोग और जारी रखेंगे, आगे रखेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से 255 और 102 में कौन सी बड़ा है, यहाँ पर बी बोल सकते हैं या फिर आर बोल सकते हैं, इस दोनों में कौन सी बड़ा है तो बता सकते हैं आप 255 बड़ा है। तो फिर क्या करेंगे, 255 को यहाँ पे रखेंगे, फिर क्या करेंगे 102 को यहाँ पर रखेंगे, और फिर क्या कीजिए आप 102 से 255 में भाग डालिए, 102 से 255 में यहाँ पर डिवाइड कीजिए। तो 102 नहीं 200 हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 204। देखिए 102 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 204 हो गया। तो यहाँ पर 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 और 5 घट गया। तो देखिए 51 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, 102 गुने 2 प्लस में 51। अब आप बोलते होंगे ये कैसे लिख देते हैं, देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको ऊपर बताई थी, जस्ट ऊपर देखिए मैं आपको यहाँ पर बताई थी कि a हमारा भाज्य होता है, मतलब कि जिसे हम लोग भाग लगाते हैं, और b हमारा भाजक, q हमारा भागफल और r हमारा शेषफल। अच्छा देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर है कि 255 ये हमारे क्या, ये हमारे भाजक हैं, जो कि हम बोल सकते हैं इसको a हैं। तो ये देखिए हमारे ये a है 867, चूंकि हम लोग यहाँ पर मान लिए हैं कि एक के रूप में 867 ना, यहाँ पर देखिए हम a के रूप में, हम यहाँ पर a के रूप में 867 माने हैं। तो यहाँ पर हमारा a के रूप में जो 867 हमारा ये a है, मतलब कि a जो कि कौन सी है, यहाँ पर हमारी भाज्य हैं। तो ये हमारी भाज्य हैं और b हमारी भाजक हैं। कौन सी है, ये हमारी भाजक हैं, ये हमारी भाजक हैं, है ना, ये भाजक हैं, ये हमारी भागफल है और ये हमारी शेषफल है। ये आपको पहले से पता होगा कि ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल तो होगा ना। तो देखिए इसीलिए हमने यहाँ पर क्या, उसी तरीके से हम करते यहाँ पर जा रहे हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a के रूप में 867 लिए हैं, फिर यहाँ पर 255 को कितने से मल्टीप्लाई करने पर, 3 से मल्टीप्लाई करने पर, उसमें 102 जोड़ देने पर हमारा इतना हो जाता है। फिर 255, इस दोनों में से कौन सी बड़ा है, 255 बड़ा है। फिर 255 को क्या किए, यहाँ पर 102 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर फिर 51 जोड़ दीजिए तो हमारा 255 हो गया। फिर यहाँ पर भी देखिए कि आर के रूप में हमारा 0 नहीं आया, इसका मतलब हमको क्या करना है, इस क्रिया को और भी जारी रखनी है। तो 102 और 51 है, तो इस दोनों में से कौन सी बड़ा है, तो 102 बड़ा है, तो 102 लिखेंगे, और फिर 51 यहाँ पर दिया गया तो 51 लिखेंगे। अब देखिए फिर 51 को हमको 102 में डिवाइड करनी है, तो 51 से हमको 102 में डिवाइड करनी है, तो 51 दूनी 102 हो जाता है। देखिए यहाँ पर कर लीजिए, 51 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 और 5 दूनी 10, 102 हो गया, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 51 हमारी क्या है, हमारी भाजक दिया गया। तो a बराबर बी क्यू, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, q के रूप में क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, चूंकि हमारा b भाजक होता है ना q, तो भागफल, तो भागफल के रूप में हमारा 2 आया, तो ये लिख देंगे 2, और शेषफल के रूप में हमारा कितना आया, 0। तो यहाँ पर देखिए 0 हमारी क्रिया की पूर्ण हो चुका है। क्यों, देखिए हमारा शेषफल में 0 आ गया, यदि शेषफल में 0 हमारे यहाँ पर आ जाता ना, तो यहीं पर हमारी जो क्रिया है ये समाप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया, तो फिर क्रिया को जारी रखें, फिर यहाँ पर 0 हमारा आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो शेष में शून्य आ गया तो क्रिया का अंत हो गया। तो लिख सकते हैं मतलब कि क्रिया अंत में शून्य आ गया है, तो लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट मौसो बराबर अभिष्ट मौसो इजकल टू कितनी हो जाएगी, कितनी पर आई हमारी b का वैल्यू 51, तो 51 हमारी आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हमको क्या करना पड़ता है कि अगर बोला गया है कि महत्तम समापवर्तक मतलब कि मौसा ज्ञात करना है, वो भी भाग लेमा के प्रयोग से, मतलब कि भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से या फिर यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो हम इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कि 4365 और 72450 में इसको सॉल्व करने है ना। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि चूंकि सबसे बड़ा पूर्णांक यहाँ पर दिया गया है, चूंकि सबसे बड़ा पूर्णांक इजकल टू बड़ा पूर्णांक इजकल टू, इसमें से बड़ा पूर्णांक कौन सी है, 72450। तो 72450 है, यहाँ पे क्या करेंगे, भाग लेमा के प्रयोग से
भाग लेमा। यहाँ पर आप भाग लेमा ही नहीं, यहाँ पर आप यूक्लिड एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, भाग एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, भाग लेमा भी लिख सकते हैं, तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यूक्लिड का एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, भाग लेमा भी लिख सकते हैं, या भाग एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भाग लेमा ही लिख देते हैं। तो भाग लेमा से a बराबर में बी क्यू प्लस आर हो गया। तो फिर देखिए इस a के रूप में क्या डालेंगे, जो कि बड़ा संख्या है, तो यहाँ पे 72,450 बड़ा है, तो 72,450 डालेंगे, है ना। उसके बाद b के रूप में कौन सी संख्या डालेंगे, 4365, 4365। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर 4365 को 72,450 में डिवाइड करेंगे, और मतलब भागफल के रूप में जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर शेषफल के रूप में जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जो कि मैं आपको पहले से भाग दी हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 से गुना करने पर और उसके शेषफल में 2610। मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं पहले से भाग दे दिए हैं। तो यहाँ पर 4365 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर उसमें 2610 जोड़ देने पर हमारा 72,450 आ जाता है। फिर देखिए हमारे शेषफल के रूप में 0 नहीं आया, तो फिर इसको इस दोनों में से बड़ा कौन सी है, तो यहाँ पर 4365 और यहाँ पे 2610 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 4365 लिख सकते हैं। उसके बाद इस 2610 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 2610 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारा क्या आएगा भागफल के रूप में 1 से भागफल डालेंगे, फिर 1755 हमारे शेषफल में आएंगे। फिर देखिए हमारे फिर शेषफल के रूप में 0 नहीं आया, फिर शेषफल यहाँ पर दोनों में से बड़ा कौन सी है 2610, तो 2610 पहले लिखेंगे। फिर देखिए 1755 से हम भाग डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1755 से, तो 1755 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें 855 ऐड कर देने पर हमारा 2610 हो जाता है ना। और फिर देखिए यहाँ पर हमारा इस दोनों में से बड़ा कौन सी संख्या दिख रहा है आपको, 1755 और 855 है। 1755 तो यहाँ पे लिखेंगे 1755, और 1755 को हम यदि 855 से डिवाइड करेंगे और 2 से मतलब कि भागफल 2 आएगी और शेषफल हमारी 45 आएगी। ये हम भाग दिए हैं, जिस तरीके से हम यहाँ पर भाग देते आए हैं ना कि 255 को 867 में भाग दिए तो भागफल इतना आया, तो फिर शेषफल इतना आया, तो लिखे वहाँ पर। फिर 102 से फिर 255 भाग दिए, फिर 51 आया, फिर हम क्या किए 51 को 2 से 102 में भाग दिए, तो फिर शेषफल 0 आ गया। इसी प्रक्रिया से हम यहाँ पर भी भाग दे रहे हैं, है ना। तो हमारा अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम इस क्रिया को जारी रखना है। तो इस दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या दिख रहा है आपको, 855, तो यहाँ पर लिखेंगे 855। अब इस दोनों में छोटी तो 45, तो 45 से डिवाइड करेंगे, तो 45 जब आप डिवाइड करेंगे 19 से तो प्लस में 0 आ जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शेषफल के रूप में 0 आ गया, तो हमारे क्रिया का अंत हो गया। मतलब कि हमारे शेषफल में 0 आ गया तो समझिए कि मौसा निकल गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अतः अभिष्ट मौसा बराबर अभिष्ट मौसा इजकल टू मतलब महत्तम समापवर्तक इजकल टू कितनी पर आई 45 पर, यहाँ पर 45 हो गया। तो आई होप कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखिए हमने जो ये था पहला एग्जाम्पल कि इसमें भी क्या था लास्ट में 51 पर 0 आया था, हमने यहाँ पर 11 नंबर आंसर हो गया, और यहाँ पर हमारी 45 पर 0 आया तो हम लोग यहाँ पर अभिष्ट मौसा 45 हो गया। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली के साथ। प्रश्नावली ए का ए होगा वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर का प्रश्नावली ए का ए होगा, उसके साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।